Hello everyone, this is Meenakshi. It is a paper for December 2021 and June 2022 for UGC NTA NET पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये जो पेपर था 2021 दिसंबर का, ये 2022 जून जो है उसके साथ कोलैबोरेट हो गया था। ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 11 अक्टूबर 2022 को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यहाँ पर मैं पहले 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ग्रुप थ्योरी। आपको ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड स्टेटमेंट्स पहचाननी है कि इनमें से कौन सी थ्योरी ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ओके, नॉट पहचाने आप। ओके, नॉट। The influence of group by their strength. Group is determined by organizational strength. Individual center is powerful than group. Interaction among groups is the central facts of politics. आपको पहचानना कौन सी स्टेटमेंट ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ओके, बहुत इजी है, बिल्कुल पता चल रहा है, सीधी स्टेटमेंट है जो आपको क्लियरली बता देगी जो रिलेटेड नहीं है। देख लेते हैं ग्रुप थ्योरी होती क्या है। ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक थ्योरी है जो पब्लिक पॉलिसी को किस तरह से लेती है। ये पब्लिक पॉलिसी को इस तरह से लेती है कि ये बहुत सारे लोगों का कंपटीशन और जो इनका इन्फ्लुएंस है उसका रिजल्ट है। ठीक है, जब बहुत सारे लोग कम्पीट करते हैं, जब वो किसी पब्लिक पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, वो हमारी पब्लिक पॉलिसी है। ओके, ये कॉन्सेप्ट जो है ग्रुप थ्योरी का किसने दिया था? ये एक जापानीज सोशियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था गाइटानो मॉस्का। ये उनका कॉन्सेप्ट था। ये जो थ्योरी है ये क्या सजेस्ट करती है कि पब्लिक पॉलिसी जो है ये किससे क्रिएट होती है? एक बैलेंस से क्रिएट होती है। कौन सा बैलेंस? ये बैलेंस कौन क्रिएट करेगा? बहुत सारे ग्रुप्स जो हैं सोसाइटी में, उनके बीच के जो इंटरेस्ट हैं वो जब बैलेंस होते हैं तब एक पब्लिक पॉलिसी जो है वो क्रिएट होती है। ओके, ग्रुप थ्योरी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया दैट पीपल विद सिमिलर इंटरेस्ट एंड डिमांड्स फॉर्म ग्रुप्स टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसीज़। कि बहुत सारे लोग जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं, ओके, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके सिमिलर इंटरेस्ट हैं या डिमांड्स जिनकी कॉमन हैं, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, ये इसका एक बैकग्राउंड आइडिया है इस ग्रुप थ्योरी का। ठीक है, ये जो ग्रुप्स हैं ये फॉर्मल ग्रुप्स भी हो सकते हैं, इनफॉर्मल ग्रुप्स भी हो सकते हैं। अब ये जो थ्योरी है ये क्या कहती है कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं ये इन्फ्लुएंस होते हैं इन डोमिनेंट ग्रुप से। ओके, जो पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स हैं उनको ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो डोमिनेंट ग्रुप्स हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? बार्गेनिंग के थ्रू करते हैं, नेगोशिएशन के थ्रू करते हैं और कंप्रोमाइज़ के थ्रू करते हैं। ओके, ये आपकी है ग्रुप थ्योरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देख लेते हैं। तो आपने पहचाना कौन सी नहीं है करेक्ट। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप बाय द स्ट्रेंथ, बिल्कुल ये ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है जो कि अपने स्ट्रेंथ से पब्लिक पॉलिसी पे प्रेशर डालते हैं या पब्लिक फॉर्मुलेटर्स पे प्रेशर डालते हैं। ग्रुप इज डिटर्मिन्ड बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन की भी स्ट्रेंथ होती है। इंटरेक्शन होती है ग्रुप्स में, ठीक है, जो कि एक जो पॉलिटिक्स है उसका सेंट्रल फैक्ट है, यानी कि मेन फैक्ट ही यही है, मेन पॉइंट ही ये है कि ग्रुप्स के बीच में इंटरेक्शन होती है, ये भी बिल्कुल है। बट इंडिविजुअल सेंटर जो है वो ग्रुप से ज़्यादा पावरफुल होगा, ऐसा थ्योरी जो ग्रुप थ्योरी है वो नहीं कहती है। इंडिविजुअल सेंटर जो है वो ग्रुप से जो है वो लेस पावरफुल है। ठीक है, ऐसा ग्रुप थ्योरी का कहना है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following statements concerning the functions of a public budget are correct? पब्लिक बजट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट पहचाननी है। ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, इसमें वेल्थ की रीडिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है, ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये नॉन फाइनेंशियल आउटकम्स को अपने अंदर इंक्लूड करता है या नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, सामने आपके आंसर है। पब्लिक बजट की बात चल रही है। ओके, देख लेते हैं। ये पॉलिसी स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल होती है। यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात होती है, बिल्कुल। एक ग्रुप से आप जो है वो पैसा उठा के दूसरे ग्रुप को देते हैं, जो जिसकी क्लासिक एग्जांपल इनकम टैक्स है। ओके, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देता है पब्लिक बजट जो है, बिल्कुल। बट क्या इसमें नॉन फाइनेंशियल आउटकम्स होंगे? बजट की बात है, बजट में नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव जो होगा वो लेकर के चलेगा नहीं। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच पहचानना है थिंकर्स और उसके साथ जो टर्म्स दिए हैं जो वो ब्यूरोक्रेसी को से रिलेटेड वो यूज़ करते हैं उसको मैच करना है। वेबलन, विक्टर टॉमसन, डीवे एंड F.W. रिग्स।
ओके, ब्यूरो रैशनैलिटी, ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, ब्यूरो पैथोलॉजी, ट्रेंड इनकैपेसिटी। अगर आपको एक भी आता होगा, पहला वाला आइटम ही आता होगा, तब भी आपका आंसर बन जाएगा। पहला ही अगर आता होगा इसका आंसर बन जाएगा। और पता होना चाहिए वेबलन क्या कहते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिक भी हैं ये मैक्स वेबर के। ओके, देख लेते हैं वेबलन क्या कहते हैं। वेबलन कहते हैं ट्रेंड इनकैपेसिटी की बात करते हैं। ये ले ए का 4, आपका आंसर यहीं से डिटरमिन हो गया। बाकी तो कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर भी लेट्स हैव ए फॉर्मेलिटी। वेबलन क्या कहते हैं, ट्रेंड इनकैपेसिटी की बात करते हैं। ओके, आपके विक्टर टॉमसन क्या बात करते हैं, क्या बोलते हैं हमेशा, वो बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ये ब्यूरोपैथोलॉजी की बात करते हैं कि रेपिटेशन ऑफ टर्म्स हैं, बार बार नहीं, ये बात जो है वो डीवे ने कही है, ऑक्यूपेशनल साइकोसिस में कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्यूरोपैथोलॉजी ये कहते हैं। फिर डीवे की बात करें, वो कहते हैं ऑक्यूपेशनल साइकोसिस है, यानी कि सेम बातें जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं, ऐसा जॉन डीवे कहते हैं। ओके, और FW रिक्स क्या कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है, ब्यूरो रैशनैलिटी। ओके, ये आपके रिक्स की टर्म है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। वेबलन ट्रेंड इनकैपेसिटी की बात करते हैं, विक्टर टॉमसन ब्यूरो पैथोलॉजी की बात करते हैं, और जॉन डीवे ऑक्यूपेशनल साइकोसिस की बात करते हैं। मे बी रिक्स का किसी को ना भी पता हो, बट इट्स ओके, बट आपको वेबलन का पता होना चाहिए। ट्रेंड इनकैपेसिटी कहते हैं, ठीक है, कि ये जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर क्या हो जाता है, ट्रेंड इनकैपेसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, विक्टर टॉमसन कहते हैं ब्यूरो पैथोलॉजी है, जो ब्यूरोक्रेसी है, यहाँ पर ब्यूरो पैथोलॉजी है कि आपको एक डिजीज़ जैसी होगी हुई है, ब्यूरो पैथोलॉजी जिसको हम कहेंगे, एक डिजीज़ जैसी हो गई है। ठीक है, डीवे कहते हैं कि बार बार रेपिटेशन ऑफ वर्क की वजह से एक ऑक्यूपेशनल साइकोसिस हो गई है, और रिक्स कहते हैं ब्यूरो रैशनैलिटी। तो ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, दैट इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्स की बात करेंगे। इन हिज सेमिनल वर्क्स प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड डिड नॉट इंक्लूड द डिस्कशन ऑन, जो आपकी फ्रेडरिक्स की बुक थी प्रिज्मेटिक रिविजिटेड, 1973 की बुक थी ये। ठीक है, जहाँ पर रिवाइज हुई थी उनकी प्रिज्मेटिक सोसाइटी की जो थेरी थी, जो पहले डिसबैंड हो गई थी। यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, डेवलप सोसाइटी के लिए है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के लिए है, इंपॉर्टेंस ऑफ सिटीजन पार्टिसिपेशन के लिए है, नीड फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के लिए है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सामने आंसर है। ठीक है, प्रिज्मेटिक सोसाइटी रिविजिटेड में डेवलप सोसाइटी की बात हुई है, बिल्कुल हुई है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात हुई है, बेसिस ही यही है, बिल्कुल हुई है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन की बात हुई है, बिल्कुल। पहले 1 डायमेंशनल थ्योरी थी, पहले 1 डायमेंशन एस्पेक्ट लेते हैं रिक्स, बाद में 2 डायमेंशन कर लेते हैं। ओके, बाद में 2 डायमेंशन कर लेते हैं। ओके, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को दोनों को ले लेते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज, तो क्या यहाँ पर सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात हुई है कहीं पर, रिक्स के कॉन्सेप्ट में कभी आपने सिटीजन पार्टिसिपेशन की बात पढ़ी है? नो, बिल्कुल नहीं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल आपको पहचानना है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसकी लिमिटेशन क्या है, क्या ये रिप्रेजेंटेटिव जो है पूरे पॉपुलेशन के सैंपल का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसकी गारंटी नहीं देता है। ठीक है, डाटा जो है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फुलफिल नहीं करता है। यहाँ पे जनरलाइजेशन, रिजल्ट्स के जनरलाइजेशन के बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी रिस्क रहते हैं, और ये जर्नल कंक्लूजन्स में ड्रा करने में हेल्प करता है। सीधे सीधे लिमिट पहचाननी है, सीधे सीधे आंसर है, बिल्कुल ईजी है, ये पेपर काफ़ी ईजी आया था। ठीक है, सामने बिल्कुल, क्या एक प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है वो आपको गारंटी देता है कि ये जो सैंपल है, जो पॉपुलेशन की सैंपल है उसका रिप्रेजेंटेटिव है ही है? बिल्कुल नहीं देता है। ठीक है, ये लिमिट है, बिल्कुल है। जो डाटा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को, जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फुलफिल नहीं करता है। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है। ठीक है, ये वहाँ से उस वीडियो से आप देखें। ठीक है, ये बिल्कुल करता है, ये बिल्कुल इसके स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करता है। यहाँ पर जनरलाइजेशन जो है रिजल्ट्स की, उसके रिस्क हमेशा बने रहते हैं, बट ये जनरल कंक्लूजन्स आपको देता है, ये इसका बेनिफिट है। ओके, ये जनरल कंक्लूजन्स देता है। ठीक है, याद रखना, जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है वो आपको हमेशा जनरल कंक्लूजन्स देता है, ये इसका बेनिफिट है, लिमिटेशन नहीं है। ओके, ये इसका एडवांटेज है। सो द राइट आंसर इज A, B एंड C, दैट इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच आपको पहचानना है, पोजीशन दी है, कुछ फंक्शंस हैं, हाई दीवान, चीफ सदर, मुतासिफ, इंपीरियल बख्शी। फंक्शंस हैं रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटी, पब्लिक मॉरल्स,
द एक्सचेकर एंड रेवेन्यू, मिलिट्री अकाउंट्स। बहुत ईजी है, एक भी पता होगा तब भी निकल जाएगा। ठीक है, नहीं यहाँ पर रिपीटिशन है, एक पता होगा उसके साथ एक और पता होना चाहिए आपको। ठीक है, देख लेते हैं हाई दीवान किससे रिलेटेड है, ही इज़ द एक्सचेकर। ठीक है, ही डील्स विद रेवेन्यू, यही है। ओके, चीफ सदर की बात करेंगे तो उसका क्या काम है, चीफ सदर का। ठीक है, चीफ सदर आपके रिलीजियस चैरिटी वगैरह कराते हैं, यानी कि एंडोमेंट ट्रस्ट वगैरह में पैसा डालते हैं रिलीजियस पर्पस के लिए। ठीक है, चीफ सदर ये बिल्कुल पता होना चाहिए चीफ सदर क्या है। ठीक है, इंपीरियल बख्शी तो चले चीफ सदर नहीं भी पता हो, इंपीरियल बख्शी तो बिल्कुल पता होना चाहिए। इंपीरियल बख्शी किससे रिलेटेड है, ही डील्स विद मिलिट्री अकाउंट्स। ठीक है, तो ए का 3, बी का 4, यहाँ से आपका आंसर निकल जाना था। ठीक है, ऐसे निकालना होता आंसर। अब बात करेंगे मुतासिफ की, तो पहले देख लेते हैं हाई दीवान क्या है, द एक्सचेकर एंड द रेवेन्यू, ही डील्स विद दिस। चीफ सदर रिलीजियस एंडोमेंट एंड चैरिटी। ठीक है, इंपीरियल बख्शी आपका मिलिट्री अकाउंट से डील करते हैं, सीधे आंसर यहाँ से निकल जाना था। मुतासिफ क्या होता है, मुतासिफ जो है ये अरेबिक वर्ड है जो कि अकाउंटेबिलिटी से डील करता है। किससे डील करता है, अकाउंटेबिलिटी से। याद रखना मुतासिफ क्या होता है, जो अकाउंटेबल है। ओके, जो अकाउंटेबल है या अकाउंटेबिलिटी से डील करता है, अकाउंटेबिलिटी फॉर पब्लिक मॉरल्स। ओके, ये आपका आ गया सी का 2। ठीक है, सो द राइट आंसर इज 2, ए का 3, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 4। सो द राइट आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रीव्यू ऑफ पॉलिसी साइंसेस बुक जो है ये किसने लिखी है, हु ऑथर्ड दिस बुक, टॉमस आर डाई, हैरल्ड डी लैसवेल, चार्ल्स ई लिंडब्लोम, एलिनर ऑस्ट्रॉम। विदाउट वेस्टिंग टाइम ये बुक है, ये देख लें आप। ठीक है, ये आपके सामने बुक है, हु हैज़ ऑथर्ड दिस बुक, प्रीव्यू ऑफ पॉलिसी साइंसेस बुक सीरीज, किसने लिखी है, लैसवेल, हैरल्ड डी ने। ओके, सो द राइट आंसर इज हैरल्ड डी लैसवेल। ओके, सो द राइट आंसर इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कुछ स्कीम्स दी हैं, उनके आपको इस्टेब्लिशमेंट के ईयर्स देखने हैं, या उनके जो जब वो प्रपोज हुई है उसके ईयर्स देखने हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन, मिशन इंद्रधनुष। 2 पता होंगे तो आपके आंसर बन जाएगा, नो डाउट 1 से भी बन जाएगा, बट अगर 2 पता हो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ईजी भी हैं, जो हमारे कॉमन टर्म्स में हम सबको पता है, अगर वो भी पता होगा तब भी आपका आंसर बन जाएगा। दैट इज़ आयुष्मान भारत की अगर आपको डेट पता है तब भी आपका आंसर बन जाएगा। वेरी वेरी इजीली फ्रेम्ड क्वेश्चन, एक तो पेपर भी इजी था ये, और क्वेश्चन भी देखा कितने इजीली पूछा है। बी सबको पता होगा, और बी देखिए रिपीट ही नहीं हो रहा, देखिए बी रिपीट ही नहीं हो रहा, इससे ज़्यादा इजी क्या होगा। ओके, तो देख लेते हैं, प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित मातृत्व जो ये योजना थी ये कब की थी, ये थी आपकी 2016 की। ओके, आयुष्मान भारत डिजिटल स्कीम कब की है, 2021 की, यही है। ओके, नेशनल मेंटल हेल्थ मिशन जो है सबसे पुरानी स्कीम है ये, इन सब में सबसे पुरानी स्कीम यही थी। क्लिक एक आपका जो मतलब जिससे आप अपना आंसर डिकोड कर सकते थे, एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी था। ओके, और मिशन इंद्रधनुष यानी कि ये आ जाएगा आपके 1982 से, और मिशन इंद्रधनुष कब का है, 2014 से। ओके, यहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी अगर आपको सिर्फ आयुष्मान भारत भी पता होता। ओके, और ये पता होता कि सब में पुराना मेंटल हेल्थ मिशन है, दैट इज़ सी का 2, चलो तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाती। बट अगर आपको बी का 1 पता होता सिर्फ, ओके, तब भी आपका आंसर बन जाना था 4। ओके, और ये पता होता मेंटल हेल्थ मिशन इन सब में सबसे पुराना है, तो सबसे पुरानी डेट ये है। ऐसे भी निकालना होता पेपर, हर जगह हर क्वेश्चन हर किसी को नहीं आता। ओके, एक साथ 4 स्कीम्स पूछी इजीली हैं, क्योंकि आयुष्मान भारत सबको पता है 2021 की स्कीम है, ये आपके सामने है। ओके, बट नहीं भी किसी को पता है, बहुत कुछ होता है, कन्फ्यूजन होती है। मैं भी कोई इंसान 2016 सोच लेता, ठीक है ना, कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में दिमाग लगाना होता है कि मेंटल हेल्थ मिशन जो है सबसे पुराना है, और सबसे पुरानी डेट ये है, यहाँ से ये कर लें, यहाँ से ये कर लें, आपका आंसर फ्रेम हो जाता है। ठीक है, वो भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 23 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रोहाइबिट्स
ट्रैफिकिंग बीइंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बैगर्स, आपको करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी है। आर्टिकल 23 इससे डील करता है। नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज लॉन्च्ड इन 2010। गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन्स इन 2014। मिनिस्ट्री फॉर वेलफेयर वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। ठीक है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, बिल्कुल। आपका जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो आर्टिकल 23-24 है। ओके, और 23 जो है वो आपका ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट डील करता है। ओके, इट एक्चुअली प्रोहिबिट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। ओके, ये बिल्कुल ठीक है। 23 तो आपका आर्टिकल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाएगा दिस वन, नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन वाज लॉन्च इन 2010। बिल्कुल, ये 2010 का है। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है ये 1985 में इस्टेब्लिश होती है। बिल्कुल होती है, पता है ना, आपको पूरा पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंडर जो है वो कौन कौन सी मिनिस्ट्री पहले आती थी, कौन कौन सी बाइफर्केट हुई है। ठीक है, 1999 में हुई है, एक 2007 में हुई है, ये पता होना चाहिए। मैं पूरा आपको बताती बट बहुत लंबी वीडियो चले जाती है। ठीक है, चार स्कीम सी बहुत लंबी चले जानी थी, तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर जो है वो पहले क्या थी, बाद में क्या बन गई। 2 डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं इनके अंडर, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर 2 डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं आपके। ठीक है, वुमेन एंड चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट आ जाता है, एक आपका वेलफेयर डिपार्टमेंट आ जाता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, बट ये जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की थी ना, नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सनस की स्कीम, ये आपकी 1999 की स्कीम है। ओके, 1999 की स्कीम है। ठीक है, ये 1999 की स्कीम है आपकी। ओके, ठीक है, ये इनकी ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से डील करता है। ठीक है, ये आपके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस से ही डील करता है। ठीक है, उसी के अंडर आता है। पता ना आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर क्या क्या आता है। आपके एससीज आते हैं, ठीक है, आपके ओबीसीज आते हैं, डिफरेंटली एबल्ड आते हैं, ओल्डर जो पॉपुलेशन है वो आती है। ठीक है, उसी के अंडर स्कीम थी जिसमें इन्होंने ओल्डर पर्सनस के लिए जो नेशनल पॉलिसी है उसको डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, 1999 में किया था। सो द राइट आंसर इज A, B and D, दैट इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके एलिमेंट्स पहचानने हैं। डेवलपमेंट ऑफ लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग थ्रू माइनर पब्लिक वर्क्स, स्मॉल स्केल लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज। कौन कौन से एलिमेंट्स आपके IRDP के अंदर आते हैं। ठीक है, देख लेते हैं IRDP है क्या। IRDP की बात करें, इट वॉज ए प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए, जो रूरल एरिया के लोग हैं, ओके, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन को बिलोंग करते हैं, उनकी लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए आपका IRDP प्रोग्राम आता है। इसके गोल्स क्या थे कि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है रूरल एरियाज़ के उसको इम्प्रोवाइज़ करना, लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट लेकर के आना, एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल रूरल इंडस्ट्री की प्रोडक्शन जो है इसको इंक्रीज़ करना। फीचर्स क्या थे इसके अंदर, क्या क्या चीज़ें आती थी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट, सब्सिडीज़ आती थी, बेसिक नेसेसिटीज़ देना, ठीक है, जैसे कि क्लीन वाटर, एजुकेशन, आपकी हेल्थ केयर, ये सब चीज़ें देना। फंडिंग की बात करेंगे, सेंट्रल स्टेट जो है ये 50-50 रेशियो में इसको डिवाइड करता है, इसकी फंडिंग जो होती है। ये जो प्रोग्राम था 1978 में लॉन्च होता है, 1980 में इम्प्लीमेंट होता है। ओके, 1 सेकेंड। उसके बाद 1999 में ये प्रोग्राम जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा और 5 दूसरे जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके साथ मर्ज हो जाएगा और क्या बन जाएगा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, यही बना था आगे चलकर ये। IRDP जो है ये बहुत ज़्यादा एक वैल्यूएबल लेसन है जो है वो कंसिडर किया जाता है रूरल डेवलपमेंट के जब इनिशिएटिव्स की बात आती है, और ये आज भी रेलिवेंट माना जाता है कि इसने किस तरह से शेप दिया है रूरल कम्युनिटी की ग्रोथ को। ओके, बाकी जो पॉलिसीज फर्दर आई उनकी ग्रोथ को। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो देख लेते हैं। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर डील करता है, ये बिल्कुल करता है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करता है, आपको फीचर्स अभी देखिए आपने, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी बात करता है, बिल्कुल करता है, बट प्रमोशन ऑफ कैश क्रॉप से डील नहीं करता है। ओके, ठीक है, कैश क्रॉप की बात नहीं है इसमें IRDP में। ठीक है, सो द राइट आंसर इज A, C and D, दैट इज 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉलेज मैनेजमेंट इन पब्लिक पॉलिसी रेफर्स टू, पब्लिक पॉलिसी जो है उसमें नॉलेज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसका क्या मतलब है? मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स, मैनेजिंग नॉलेज वर्कर्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स। पहचाने इसको। ओके, ये नॉलेज मैनेजमेंट है क्या? बेसिकली ये एक ऐसा प्रोसेस है जो पब्लिक पॉलिसी के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके डिसीजन मेकिंग और उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रोवाइज़ करती है। क्या करके? ये जो भी नॉलेज है उसको अवेलेबल करवाती है जिनको उस नॉलेज की ज़रूरत है। जब आपको किसी पर्टिकुलर नॉलेज की ज़रूरत है रिलेटेड टू पब्लिक पॉलिसी, ये आपको वो नॉलेज प्रोवाइड करवाएगी सो दैट पब्लिक पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने डिसीजन मेकिंग और अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रोवाइज़ कर सके। ओके, सो इट डील्स विद मैनेजिंग इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स, बिल्कुल। मैनेजिंग नॉलेज वर्कर्स, बिल्कुल। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, बिल्कुल। बट इट डजंट डील विद मैनेजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो द राइट आंसर इज B, C and D, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बजटरी प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। आपको बजट के प्रोसेस दिए हैं, आपको उनको सीक्वेंस में, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। वोटिंग ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल, पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल, स्क्रूटनी बाय डिपार्टमेंटल रिलेटेड बजट कमिटीज। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बजट के प्रोसेस का सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीट हुआ और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, एज ए स्टूडेंट भी आपको पता होना चाहिए। ओके, इसको देख लेते हैं। मैं इसका स्पेशली इसका ये जो है वो नोट्स बना करके लाई हूँ क्योंकि ये बिल्कुल पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रेजेंटेशन होती है बजट की जो कि फाइनेंस मिनिस्टर लेकर के आते हैं, फिर जनरल डिस्कशन होती है, ठीक है, फिर स्क्रूटनी होती है डिपार्टमेंट की कमेटी से, फिर वोटिंग होती है, ठीक है, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास होता है, फिर फाइनेंस बिल पास होता है। ओके, बजट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली बनेगा, ठीक है, दोनों ही जो हाउसेज हैं वो उसको अप्रूव करें, उसको पास करें, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो एडवाइस करती है स्पेंडिंग मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स को कि किस तरह से जो फंड्स हैं उनको एलोकेट किया जाए। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रेजेंटेशन, देन जनरल डिस्कशन, देन स्क्रूटनी, देन वोटिंग, देन पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड फॉलोड बाय पैसेज ऑफ फाइनेंस बिल। ओके, तो इस तरह से सबसे पहले क्या आएगा? स्क्रूटिनी बाय डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज, डी, ये ले, पहले ही आपका आंसर बन गया। ओके, फिर वोट ऑफ डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसके बाद आपका आ जाएगा पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल एंड पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल। एनी इशू? ठीक है, डी, ए, बी, सी। राइट आंसर इज 2, एनी इशू। ठीक है, बिल्कुल पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट इसकी ले लें अगर तब नहीं ले पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम जो है इसका जो कॉन्सेप्ट है इससे रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट आपको पहचानिए, ये है क्या? इट मीन्स बिल्कुल पता होना चाहिए, यहाँ से लर्न भी कर लें। ओके, यहाँ से आज लर्न भी कर लें ये रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम क्या होता है। इट मीन्स विलेजेस एंड टाउन्स आर डिस्कनेक्टेड एंटिटीज। इट मीन्स दैट विलेज एंड टाउन्स आर इंटरलिंक्ड एंड येट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इट एक्सप्लेन्स द प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। इट मीन्स माइग्रेशन ऑफ रूरल पीपल टू सिटीज एंड ऑफ अर्बन पीपल टू द विलेज। ये आपको पहचानना है, इधर से आपको मीनिंग भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं ये आपका जो रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम है ये क्या होता है। इसका मतलब होता है कि विलेज और टाउन जो है वो इंटरलिंक्ड हैं फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। ओके, रूरल अर्बन कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या है? विलेजेस और टाउन्स जो है ये इंटरलिंक्ड हैं। ओके, ये इंटरलिंक्ड हैं फिर भी ये एक दूसरे से अलग हैं। ओके, फिर भी ये एक दूसरे से अलग हैं, दैट इज 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीजन असर्शन दिए हैं, उसको पहचानना है कि क्या असर्शन रीजन दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। अगर ट्रू है तो जो असर्शन है, जो प्रिपोजिशन है, उसको रीजन किस तरह से जस्टिफाई कर रहा है, कर पा भी रहा है या नहीं। वेबर ट्रीटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एज स्टेडी स्टेट सिस्टम। अ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल इज मोर एप्रोप्रिएट फॉर अ प्रिज्मेटिक सिस्टम देन डिफ्रैक्टेड सिस्टम सोसाइटी। ठीक है, देख लेते हैं। बिल्कुल मैक्स वेबर ने स्टेडी स्टेट कहा है, आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है, ठीक है, व्हाट इज ब्यूरोक्रेटिक मॉडल? ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो है ये एक स्टेबल मॉडल है। ये उन जगहों पे अप्लाई हो सकता है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्टेबिलिटी से चल रही है, रूल ओरिएंटेड है। ओके, रूल ओरिएंटेड है, पॉलिसी बना करके काम कर रही है। कहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है
ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी में ज़्यादा अप्रोप्रिएट है एज़ कम्पेयर टू डिफ्रैक्टिव सोसाइटी। क्या ये पॉसिबल है? व्हाट इज़ ए प्रिज्मेटिक सोसाइटी? प्रिज्मेटिक सोसाइटी क्या है? प्रिज्मेटिक सोसाइटी एक ट्रांजिशन स्टेट में एक सोसाइटी है, एक ट्रांजिशनल सोसाइटी है। ओके, जो अभी जो अपने जो भी मतलब जो लिमिटेशंस हैं उनको थोड़ा थोड़ा पीछे छोड़कर आई है, बट इसने अभी जो पूरे एडवांटेजेस हैं या जो भी एडवांसेस हैं जो ये एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी से ले सकती है, एक मतलब एक डेवलप सोसाइटी से ले सकती है, जो ये एक डेवलप सोसाइटी से बोरो कर सकती है, अभी तक इसने उसको पूरा इम्बाइब नहीं किया, अपने अंदर लिया नहीं है। अग्रेरिया को छोड़ा है, बट अग्रेरिया के कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, ठीक है। अग्रेरिया यानी कि डेवलपिंग यानी कि अंडर डेवलप्ड कंट्री से कुछ चीज़ें जो है छोड़ रही है, बट अभी भी इसके अंदर हैं। और डेवलप सोसाइटी से इसने काफ़ी कुछ ले लिया है, बट पूरे तरीके से नहीं लिया है। तो जो सोसाइटी खुद ही अनबैलेंस्ड है, जो सोसाइटी खुद ही अनबैलेंस्ड है, क्या वो मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक जो मॉडल है उसको अपने अंदर जो है वो उसको अपना पार्ट बना सकती है? क्या वो मैक्स वेबर के दिए ब्यूरोक्रेटिक मॉडल जो कि रिजिड, स्टेबल, पता नहीं कौन कौन सी बम्बास्टिक टर्म से भरा हुआ है, क्या ये उसको एक डिफ्रैक्टिक एक बैलेंस सोसाइटी से ज़्यादा अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर पाएगी? नेवर। ओके, सो द राइट आंसर इज ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ओके, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 14 का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम मॉडल जो है आपको उससे रिलेटेड टर्म से पहचाननी है, कौन सी सर्वोत्तम मॉडल से रिलेटेड नहीं है। ओके, इट इज़ फॉर द स्ट्रेंथनिंग of the new work of grievance redressal mechanism. It is for effective system of citizen charter. It was recommended by second ARC. It is related with public sector in India. सेवोटो मॉडल, ठीक है, ज़्यादा डिस्कस नहीं होता है ये, तो थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। सेवोटो मॉडल की बात करेंगे, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क जो है, पब्लिक सर्विसेज जो है उसको इम्प्रूव करने की बात करता है। ये है क्या? ये एक असेसमेंट है, एक इम्प्रूवमेंट मॉडल है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ AR यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने यानी कि DARPG ने इसको जो है वो डेवलप करवाया था। ये 2 वर्ड से बना हुआ है। सेवोत्तम जो है वो 2 वर्ड से बना है, सेवा प्लस उत्तम। सेवा का मतलब सर्विस एंड उत्तम का मतलब एक्सीलेंस। ओके, सेवोत्तम। इसका एम क्या है? ये पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करता है। कैसे? पब्लिक जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है, यहाँ पर ये सिटीजन सेंट्रिक, सिटीजन्स को प्रमोशन देता है, यानी कि उनको एक इंसाइट देता है थ्रू चार्टर्स, ठीक है, कि आप चार्टर्स पढ़े और देखिए आपको क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए। ओके, यानी कि एक सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस लेकर के आने की बात करता है, ठीक है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो देख लेते हैं क्या ये न्यू जो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसको स्ट्रेंथन करने का एक नया मैकेनिज्म है? बिल्कुल है, ठीक है। ये सिटीजन चार्टर का इफेक्टिव सिस्टम है? बिल्कुल है। इसको सेकंड ARC ने रेकमेंड किया है? बिल्कुल किया है, ठीक है। ये पब्लिक सेक्टर, इंडिया के जो पब्लिक सेक्टर है PSUs जो है उससे रिलेटेड है? नहीं, ये उससे रिलेटेड नहीं है। ओके, वहाँ पर अप्लाई हुआ था मेरे हिसाब से, जितना मुझे याद आता है वहाँ अप्लाई हुआ था फर्स्ट टाइम, बट उससे रिलेटेड नहीं है। ओके, सो द राइट आंसर इज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट सेक्रेटरी के आपको फंक्शंस पहचानने विदाउट वेस्टिंग टाइम, बिल्कुल सामने ही है ये क्वेश्चन। असिस्टिंग मिनिस्ट्रीज इन पॉलिसी डिसीजंस, पॉलिसी डिसीजन में ये मिनिस्ट्री को हेल्प करता है। पॉलिसी प्रोग्राम जो है उनको इम्प्लीमेंट करता है। बजटरी कंट्रोल करवाता है एक्सपेंडिचर पे। इंफॉर्मेशन जो है लेजिस्लेटिव कमिटीज़ को प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल सामने है इसका आंसर, एकदम से इस बात को गांठ बांध लें। आज जो बताऊंगी इस चीज़ को गांठ बांध लें, उसको बिल्कुल याद रखिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्टेट सेक्रेटरी जो है ये पॉलिसी डिसीजन में हेल्प करता है, बजट को कंट्रोल भी करवाता है, लेजिस्लेटिव कमेटी को इन्फॉर्मेशन भी दिलवाता है, बट इट इज़ नॉट एन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी। ओके, स्टेट सेक्रेटरी इज नॉट एन इम्प्लीमेंटिंग बॉडी, इट ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन। ये देखता है इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं, बट इट डज नॉट इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन। ये एग्जीक्यूटिव बॉडी नहीं है जो इम्प्लीमेंटेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, सो द राइट आंसर इज ACND, दैट इज 3, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ही करवाता है। एक्चुअली होता है जो हम पढ़ रहे होते हैं, हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे स्टेट सेक्रेटरी के, स्पेशली जो लोग एम लक्ष्मीकांत से क्विक रिवीजन ले रहे होते हैं,
वो लोग क्या करेंगे, दे ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन, है ना, ऐसा करके पढ़ेंगे, ओवरसी एससीसी मैनेजमेंट, फ्रेमिंग लेजिस्लेशन, ये वो ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन। अब वहाँ पे पेपर में आ गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वो बेचारा क्या सोचेगा, वो भूल जाएगा ओवरसी था, वो देखेगा हाँ ये भी है यार, ऊपर से ऑप्शन में ABCD भी है, चलो यार सारा करना है, काउंटडाउन 4 है, 10 मिनट रह गए हैं, पीछे 15 क्वेश्चन बचे हैं, अरे जल्दी से पढ़े भी ना कर दो, तो वो ओवरसी है, ये इम्प्लीमेंटेशन लिखा है, ठीक है। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल होता है, हर बार ही होता है, हर किसी को होता है, जो मेरे ग्रुप में लोग हैं उनको होता है, ठीक है। मैं आई एम नॉट सेइंग पूरी इंडिया को होता है, जो लोग मेरे ग्रुप में हैं उनको होता है, बहुत बारी मैंने सुना है कि ये थोड़ा सा भूल गया, ध्यान नहीं रहा, तो इम्प्लीमेंटेशन और प्लस किसी किसी को कन्फ्यूजन भी होता है। ओवरसी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ते समय ही ध्यान नहीं दिया कि ओवरसी कर रहा, देख रहा है, करवा नहीं रहा, ठीक है, उसी समय कन्फ्यूजन थी, पढ़ते समय ही क्लियर नहीं हुआ, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, खासकर जो बिल्कुल जिन्हें पढ़ते हुए अभी 2-3 साल भी हुए, मैं उन तक के लिए भी कहूँगी, कोई शर्म की बात नहीं, अगर आपको कन्फ्यूजन होती है, इस चीज़ को ख़त्म कर दें, ओके। क्योंकि जिन लोगों को पढ़ते पढ़ते 3-4 बार गलती हो जाती है ना, उनको जिनके मतलब वो जो 8-8 10-10 बार पेपर दे दिए हैं, उनको ना लर्न सा हो जाता है कि हाँ यार ये गलती थी, ये समझ आए नहीं है उनको, फिर भी समझ में आ जाता है कि ये नहीं करना है, ये स्टेटमेंट करो तो गलत हो जाती है। बट अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा आपके लिए, है ना। विद अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको एक रट्टाफिकेशन नहीं लगानी पड़ेगी, क्लियर होगा भाई। इंप्लीमेंटेशन नहीं करता है, ओवरसी करता है इंप्लीमेंटेशन को। तो वो स्टूडेंट्स जिनसे गलती हो जाती है, जिनको मीनिंग नहीं पता, वो आज क्लियर कर ले इस चीज़ को, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यूनाइटेड किंगडम जो है उसके जो लोकल टीयर्स हैं, ठीक है, उसको पहचानना है। कौन कौन से टीयर्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के, कौन कौन से जो पार्ट्स हैं या जो भी बॉडीज़ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। लंदन बोरोस, कंट्री काउंसिल्स, मेट्रोपॉलिटन बोरो, सिटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, ओके। ये बोरो जो है ना, ये आपके यूके के यूनिटरी जो है वो लोकल टीयर्स के जो पार्ट है उसका एक उसकी बॉडी, ओके। ये बोरो करके होते हैं, ठीक है, ओके। ये लंदन बोरोस, मेट्रोपॉलिटन बोरो जो हैं आपके, ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बॉडीज़ हैं इन यूके, ठीक है। कंट्री काउंसिल, सिटी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये यूएस के होते हैं, ओके, ये यूएस के होते हैं। सो द राइट आंसर इज A and C, दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कौन से चीज़ें जो हैं जिनको आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपको पहचानना है, जो डाटा का स्कैटरिंग होती है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन उसको पहचानना है। रेंज, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, अरिथमेटिक मीन, कौन सी चीज़ें मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आता है। ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, ओके। एक होता है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन, यानी कि डाटा कितना स्कैटर हो रहा है, ठीक है। देख लेते हैं इसको, कभी देखा नहीं, थोड़ा सा मैं तभी इसके नोट्स लेकर के आ गई, ओके। मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करेंगे तो ये क्या है, इट इंडिकेट्स द स्कैटरिंग ऑफ डाटा, इट एक्सप्लेन्स द डिस्पेरिटी ऑफ डाटा फ्रॉम वन अनदर डिलीवरिंग ए प्रिसाइज व्यू ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये बताता है कि एक डाटा दूसरे डाटा से किस तरह से जो है वो अलग है, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूट होता है उस समय एक डाटा दूसरे डाटा से किस तरह से अलग है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन डिस्प्लेज एंड गिव्स अस एन आइडिया अबाउट द वेरिएशन एंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ एन इंडिविजुअल टर्म, ठीक है। जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है ये हमको एक आइडिया देता है, डिस्प्ले करता है वेरिएशन के बारे में, और साथ ही बताता है कि जो भी इंडिविजुअल टर्म है उसकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, ठीक है, उसकी वेरिएशन और उसका सेंट्रल वैल्यू क्या है, उसे हमें बताता है, ओके। तो कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आती है। रेंज आता है, ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, वेरिएंस आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आती हैं, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करें, ठीक है, तो ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और जैसे जैसे डाटा वेरी करेगा, ये जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो मेजर ऑफ डिस्पर्जन है इसकी वैल्यू 0 होगी अगर सारे जो डाटा के जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो सेम होंगे। अगर सारी वैल्यू सेम होगी तो मेजर डिस्पर्जन जो है वो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, सामने आंसर है आपका, ठीक है। तो रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन आपके मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, ओके। A and C, दैट इज 4, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक एसोसिएशंस का कॉन्सेप्ट है, ये नया कॉन्सेप्ट है, पहले कभी पूछा नहीं, अभी तक भी नहीं आया, ठीक है, आज भी नहीं कभी आया।
ये क्या है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स इन अ पॉलिसी डोमेन, कॉर्पोरेट कंपनीज आर टू बी एबल टू पंप द वेल्थ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन नेटवर्क इन अ डेवलप्ड स्टेट, कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एक्सप्रेस बाय कम्युनिटी, पीक एसोसिएशंस। पहली बारी क्वेश्चन आया था ये, कभी अभी और अभी रिपीट हुआ भी नहीं है कभी। ओके, तो क्या होती हैं ये पीक एसोसिएशंस? ये बेसिकली कुछ ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो इंडस्ट्री को या किसी बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, पीक एसोसिएशंस क्या होती हैं? इंटरेस्ट ग्रुप्स होती हैं, ठीक है, जो कि किसी इंडस्ट्री या किसी एसोसिएशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज इट्स द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स इन अ पॉलिसी डोमेन। ओके, पीक एसोसिएशंस, ये क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है, तभी मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। सो द राइट आंसर इज 1। क्या है ये? ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं जो किसी इंडस्ट्री या किसी एसोसिएशन को या किसी पॉलिसी को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज रिजल्टेड इन अ मेजर शिफ्ट इन स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी? पब्लिक पॉलिसी के अंदर कुछ मेजर शिफ्ट्स आते हैं। ओके, वो शिफ्ट्स किन फैक्टर्स की वजह से आते हैं? कीनेसियन इकोनॉमिक थ्योरी की वजह से, ऑर्गेनाइजेशन आर्टिफैक्ट्स की वजह से, न्यू लिबरल फिलोसफी की वजह से, डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी पब्लिक पॉलिसी में जो कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी डेवलप हुए थे उनकी वजह से। ठीक है, देख लेते हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए इसका आंसर। स्टिल देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कीनेसियन इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो ये एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है जो क्या सजेस्ट करती है? ओके, क्या सजेस्ट करती है कि गवर्नमेंट को हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज कर सकती है इंटरवेंशंस के थ्रू। ठीक है, अगर कुछ इंटरवेंशंस हों या कुछ जिनको हम कहेंगे कि बीच में कुछ मतलब जैसे हम बार्गेनिंग नेगोशिएशंस वगैरह कहते हैं, अगर वो सब हो तो वी कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ठीक है, ये एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। किसने ये कॉन्सेप्ट लाया था? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनार्ड कीन्स। 1883-1946 का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, जब ग्रेट डिप्रेशंस आते हैं उसके रिस्पॉन्स में ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये जो कीनेसियन इकोनॉमिक्स है ये किस आइडिया पे बेस्ड है? ये इस आइडिया पे बेस्ड है कि जो एग्रीगेट डिमांड्स हैं, यानी कि जो टोटल डिमांड्स है गुड्स और सर्विसेज की, वो मेन ड्राइवर है इकोनॉमी का। ओके, अगर आपके सामने एक आपको पता है कि कितने गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो प्रोड्यूस करने हैं, यही इकोनॉमी को जो है वो ड्राइव करेगा। ठीक है, यही इकोनॉमी को चलाएगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका न्यू लिबरलिज्म। तो न्यू लिबरलिज्म क्या है कि आप मार्केट ओरिएंटेड प्रैक्टिसेस को ले आओ इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ स्टेट ओरिएंटेड पॉलिसीज। ठीक है, तो यानी कि ये मार्केट ओरिएंटेड रिफॉर्म है जो क्या कहते हैं कि आप प्राइस कंट्रोल्स को एलिमिनेट करो, कैपिटल मार्केट्स को डीरेगुलेट करो, ट्रेड बैरियर्स को लोअर करो, ठीक है, रिड्यूस करो, स्पेशली किसके थ्रू? प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। ठीक है, और ऑस्टेरिटी के थ्रू, यानी कि स्टेट इन्फ्लुएंस जो है इकोनॉमी पे। ठीक है, स्टेट के इन्फ्लुएंस को थोड़ा सा कम करो, स्टेट के रोल को थोड़ा सा रोल बैक करो। ओके, स्टेट को थोड़ा सा पावरलेस करो, मार्केट प्रैक्टिसेस को जो है वो आप थोड़ा सा जो है वो मार्केट में लेकर के आओ, मार्केट प्रैक्टिसेस को ऑप्ट करो। ठीक है, ताकि एक कंपटीशन का जो एक माहौल है वो बन जाए और जो आपके जो कस्टमर्स हैं या जो कंज्यूमर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन हो कि वो चाहे तो स्टेट से डिलीवर करवा सके अपने जो भी उनके सर्विसेज है। अगर स्टेट उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रही है तो वो मार्केट से, यानी कि प्राइवेट कंपनीज या फर्म से अपने जो भी अपने सर्विसेज हैं उनको उनकी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल कर सकें। ओके, ये आपकी है न्यू लिबरलिज्म। इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। ठीक है, तो सामने है कौन से मेजर शिफ्ट्स है पब्लिक पॉलिसी के? कीनेसियन इकोनॉमिक थ्योरी एंड न्यू लिबरल फिलोसफी। सो द राइट आंसर इज A and C, that is 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नोबॉल सैम्पलिंग के फीचर्स आपको पहचानने हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, इसके जो मेंबर्स हैं उनके पास इक्वल चांस होता है, ठीक है, कि वो सैम्पल का पार्ट बन सके। इट एडॉप्ट्स चेन रेफरल प्रोसेस, सैम्पलिंग एरर्स कैन बी क्विकली डिटर्मिन। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर्स क्विकली डिटर्मिन हो जाते हैं, ये चेन रेफरल प्रोसेस है। क्या है फीचर ऑफ स्नोबॉल सैम्पलिंग? यानी कि इसका दूसरा नाम ही आपको पता होगा तो आपका आंसर और भी क्विकली बन जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, बिल्कुल है। इसको चेन रेफरल प्रोसेस भी कहते हैं। ठीक है, जब ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है तो क्या मेंबर ऑफ पॉपुलेशन के पास चांसेस हैं कि हर एक का जो नाम है वो सैंपल में आ सके?
क्या ये प्रोबेबिलिटी है? ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, चेन सैम्पलिंग या स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। इसी को चेन रेफरल सैम्पलिंग कहेंगे। यहाँ पे सैम्पलिंग एरर्स के जो आपके जो सैम्पलिंग एरर्स हैं वो क्विकली डिकोड होना पॉसिबल नहीं होते, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज ए एंड सी, दैट इज 4. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who among the following authorizes to make rules for more convenient transaction of business or government of a state? State government के जो transaction of business है उसको कौन करवाता है, ठीक है? Who makes rules for the transaction of business for a state? Governor, cabinet secretary, chief minister, chief secretary. इसके लिए आपको आर्टिकल 166 अगर पता होगा तो आपका आंसर आपके सामने है. देख लेते हैं आर्टिकल 166, ठीक है. इट कवर्स द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस. अब ये ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस जो है इसमें क्या क्या आएगा? रूल्स हों, चाहे वो एग्जीक्यूटिव एक्शन हो, चाहे वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, इट एक्चुअली सेज दैट गवर्नर कैन मेक रूल्स फॉर द कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इंक्लूडिंग द एलोकेशन ऑफ बिजनेस among ministries. Okay, all executive actions of the state government must be expressed to be taken in the name of the governor. Orders and other instruments made and executed in the name of the governor must be authenticated in a manner, one second, ठीक है, in a manner specified by the governor. ठीक है, take the screenshot. आपके सामने आंसर, ठीक है. Who makes rules for more convenient transaction of business of government of a state? It is governor. आर्टिकल 166 पता होना चाहिए, सामने आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है. 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोग्रेसिव टैक्स के आपको मेरिट्स जो हैं वो पहचानने हैं. यहाँ पर पूछा गया कौन सा मेरिट नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सोशलिज्म, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट. प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या कहती है कि जितनी इनकम है उतना आपको टैक्स भी देना है, ठीक है. जिसकी ज़्यादा इनकम है उसको टैक्स भी ज़्यादा देना है. ओके, जिसकी इनकम ज़्यादा है उसको टैक्स भी ज़्यादा देना है. दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. जैसे हमारा इनकम टैक्स होता है, इनकम टैक्स इसी बेसिस पे चलता है ना, ठीक है. जिसकी जितनी इनकम होती है, इंडिया में हम लोग प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को मानते हैं. जिसकी जितनी इनकम होती है वो उतना टैक्स देता है, ठीक है. तो क्यों देता है? ताकि इक्वालिटी बनी रहे, इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होती चले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती चले. बट सोशलिज्म से इसका रिलेशन नहीं है, ठीक है. कैसे सोशलिज्म हो सकता है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसको ज़्यादा इनकम देनी है, ठीक है. सो द राइट आंसर हेयर इज 3, क्योंकि यहाँ पर ये एक मेरिट नहीं है प्रोग्रेसिव टैक्स का, ठीक है. सो द राइट आंसर इज 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है फ्रांस का, आपको उससे रिलेटेड टर्म्स जो है वो पहचाननी है, ठीक है. ये फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जिसको हम ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहेंगे. इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूलर विच डिटर्मिन द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. इट रिप्रेजेंट्स द रूल एंड प्रिंसिपल्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट. इट रेगुलेट द रिलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर विद सिटीजन्स. ठीक है, ये पहले मैंने आपको बताया, ये फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है जिसको ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव कहते हैं. बिल्कुल ठीक है, आपको नॉट पहचानना है, ठीक है. इट इज़ अ बॉडी ऑफ रूलर विच डिटर्मिन द ऑर्गेनाइजेशन पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेशन के लॉज हैं. ओके, ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं, फ्रांस के एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं. ओके, इनके जो प्रिंसिपल जो रूल्स हैं वो पार्लियामेंट से डिटर्मिन होते हैं नहीं, ये भी देखते हैं. ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है उसके सिटीजन्स के रिलेशन को रेगुलेट करता है. बिल्कुल ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज हैं ये, ठीक है. बट ये जो इसके जो रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं ना, ये पार्लियामेंट से निकल के नहीं आते हैं, ठीक है. इसके जो रूल्स और रेगुलेशन जो भी हैं ये पार्लियामेंट से निकल के नहीं आते हैं, ये जुडिशरी से निकल के आते हैं. ओके, किससे निकल के आते हैं? जुडिशरी से. मैं इसका एक्सप्लेनेशन लाने लगी थी बट वो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है. ड्राइट एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा होलसम, या फिर यही 4 लाइनें में लिख करके आ जाती तो उसको मैं एक्सप्लेनेशन में काउंट नहीं करूँगी, ठीक है.
तो बस आप इतना ध्यान रखिए, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया, राइट एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रांस का एडमिनिस्ट्रेशन का ला है, पहला तो बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। ये जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन पावर या ड्यूटीज़ हैं उसको डिटर्मिन करता है, ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटर के जो सिटीजन से रिलेशन है उसको उससे डील करता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव लाज हैं। बट इसके ये जो रूल्स और जो प्रिंसिपल्स हैं, इसके अंदर कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप चाहें मैं आपको वो भी बता दूंगी किसी दिन, ठीक है। आप लोग कमेंट्स में बताते चले, मैं अलग से सेपरेट वीडियोस बना दूंगी आपके लिए, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि नेट के लिए आपको टॉपिक वाइज अगर चीज़ें आएंगी तो ही पेपर निकलेगा, वरना नहीं निकलता, ठीक है, ऐसे नहीं निकलेगा। आपको एक एक टॉपिक अलग से पता हो, ये नहीं है कि अगर आप नेचर, मीनिंग एंड स्कोप पढ़ रहे हैं तो आप वो एक 30-35 पेजेस का वो पढ़ लेंगे तो उससे आपका नेट का पेपर निकल जाएगा, नहीं। आपको स्पेसिफिकली एक नेचर पढ़ना है तो उसका एक एक टर्म किसने दी है, कौन किसका प्रोपोनेंट है, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल स्लाइड बाय स्लाइड चलना पड़ेगा, 5 स्लाइड्स पढ़ो बट प्रॉपर पढ़ो। नेट में तो ऐसा होगा, क्योंकि लिखने का काम नहीं है, MCQ है, उसको निकालना है, ओके। पूरा होलसम लिख कर नहीं आना है, निकालना है, बात को निकालना, जो पूछा है उसी का आंसर देना है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है नहीं है, क्लोज एंडेड है, ओके। ये आपको पहचानने हैं, ठीक है, जितना दिया है उसी में से निकालना, खुद से फ्रेम नहीं कर सकते हैं। तो जो इसका जो पावर, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये पार्लियामेंट डिटर्मिन नहीं करता, जुडिशरी डिटर्मिन करती है, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, ओके, दैट इज द रॉन्ग आंसर इज 3, ठीक है, नॉट पूछा था यहाँ। 25th क्वेश्चन, प्रिंसिपल्स ऑफ बजट दिए हैं आपको, कुछ फीचर्स दिए हैं, रूल ऑफ लैप्स, एक्यूरेसी, एनुअलिटी, क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फीचर्स हैं, वेरिएशन बिटवीन बजटरी एस्टिमेट एंड एक्चुअल्स टू बी मिनिमम एंड प्रिसाइज, बजट शुड बी ओपन एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, अनस्पेंट मनी कांट बी कैरिड फॉरवर्ड, बजट प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल टर्म्स। पहचाने, एक ही पता होगा, बहुत इजी वाला, वो भी पहला ही, तो आपका आंसर बन जाएगा। रूल ऑफ लैप्स क्या है? ठीक है, अगर रूल ऑफ लैप्स ही पता हो तब भी आपका आंसर बन जाएगा। व्हाट इज रूल ऑफ लैप्स? क्या कहता है कि जो अनस्पेंड मनी है उसको आप अगले साल के लिए नहीं लेकर के जा सकते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर, A का 3 सीधे ही आपका आंसर बन गया। कितना इजी पेपर है, बहुत इजी पेपर था ये, ठीक है। क्वेश्चन कितना भी टफ हो इस पेपर में, बट फ्रेम करने का तरीका बहुत इजी था। A का 3 सीधे, ठीक है। कर लेते हैं फॉर्मेलिटी। रूल ऑफ लैप्स क्या है आपका? अनस्पेंट मनी कैरिड बाय विच कांट बी कैरिड फॉरवर्ड, ओके। एक्यूरेसी क्या है? व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी कहता है कि जो वेरिएशंस है बजटरी एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स जो भी हैं वो मिनिमम हो और प्रिसाइज हो, ठीक है, दैट इज एक्यूरेसी। एनुअलिटी क्या कहती है? व्हाट इज एनुअलिटी? कि बजट प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए? फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से होनी चाहिए। एनुअलिटी यानी कि हर साल हमारा मार्च अप्रैल है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, इसके बीचों बीच हमारी जो है वो बजट जो है उसका काम पूरा होना चाहिए, ठीक है। पुराना जो है वो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो खर्च हो जाना चाहिए और नया जो है बजट उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। यही है हमारा एनुअलिटी का प्रिंसिपल, यही है, ओके। व्हाट इज एनुअलिटी? बजट प्रिपरेशन फॉर फाइनेंशियल टर्म्स। क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी क्या है? बजट शुड बी ओपन एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ओके, दिस इज, ठीक है। तो A का 3, B का 1, C का 4 एंड D का 2, दैट इज 2, ओके। तो ये थे आपके जून 2022 पेपर के, यानी कि जो दिसंबर 2021 जिसमें कोलैबोरेट हुआ था उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस। बाकी के क्वेश्चंस मैं सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर करवा दूंगी। थैंक यू सो मच।